नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और आपका कानूनी साथी। जी हां, आज हम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं जिससे समाज का हर व्यक्ति प्रभावित है। यह विषय न सिर्फ कानून के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद विवादास्पद है। क्या बैंक आपके ससुराल के कर्ज के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा सकता है? अर्थात क्या दामाद को उसके ससुर का कर्ज चुकाने के लिए कहा जा सकता है? क्या इज इट द लायबिलिटी ऑफ द सन इन लॉ टू पे द डेब्ट्स ऑफ फादर इन लॉ? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या यह कानूनी है? क्या यह नैतिक है? इज इट मोरल? इज इट लीगल? और क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी है या यह संविधान के खिलाफ है? चलिए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं इस तल्ख सच्चाई को। यह कंटेंट हाल ही फिलहाल में आई हुई मेरी पुस्तक जो इस वक्त मेरे हाथ में है, प्रॉपर्टी लॉस अनवील्ड के चैप्टर 7 से लिया गया है। पूरी व्याख्या तो इस एपिसोड में करना संभव नहीं है और न ही इस किताब के पूरे कंटेंट को बताना संभव है, लेकिन उसकी जो मूल बातें हैं, जो गहराई की बातें हैं, वह मैं ज़रूर इस एपिसोड में कवर करूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इस किताब की मैं एक वीडियो श्रृंखला भी लेकर आपके लिए आऊं इसी चैनल पर, तो इंतज़ार कीजिए उस वीडियो श्रृंखला का। लेकिन फिलहाल दामाद बनाम ससुर बनाम बैंक, तो यह चैप्टर 7 से लिया गया कंटेंट है। आप इस किताब को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मंगा सकते हैं। कल के बाद जो मुझे बताया गया है यह अमेज़न पे भी उपलब्ध होगी। साइंड कॉपी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। तो जनाब, आज का शुरू करते हैं मुकदमा। अभी हाल में कुछ मामले मेरे सामने आए जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस चैप्टर को इस किताब में संग्रहित करूं, जोड़ दूं, जहां पे यह देखा गया कि कुछ बैंकों ने और एनबीएफसी ने, वित्तीय संस्थानों ने बेटियों के पिता के कर्ज को चुकाने के लिए उनके दामादों को नोटिस भेज दिया। अगर यह बात इस तरह से चली तो कल जीएसटी का भी नोटिस दामाद को आएगा, इनकम टैक्स का भी नोटिस दामाद को आएगा, इसी तरह के सरकारी किसी भी बकाये का नोटिस दामाद को आ सकता है, और फिर ससुर द्वारा किए गए अपराध के लिए ईडी का नोटिस भी आ सकता है, सीबीआई का भी नोटिस आ सकता है। तो यह एक अंतहीन सिलसिले की शुरुआत है और हम यहाँ जानते हैं, समझते हैं कि बैंकों की यह कार्रवाई, एनबीएफसी की यह कार्रवाई कहाँ तक न्याय संगत है, न्योचित है, लीगल है। तो अभी जो बैंकों ने और एनबीएफसी ने यह नोटिस भेजा, क्या ऐसा करना उचित था? क्या हिंदू उत्तराधिकार कानून और बैंकिंग नियमों में कोई ऐसा प्रावधान है जहां पर कि दामाद को उसके ससुर के लोन को चुकाने के लिए कहा जा सकता है? इस बात को हम समझते हैं, लेकिन समझने से पहले हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पहले हमें हिंदू उत्तराधिकार कानून को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा यह नई डेवलपमेंट आखिर हुई तो क्यों हुई और हुई तो कहां से हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया, जिस अमेंडमेंट के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में या परिवार की संपत्ति में बेटों के बराबर का हक दे दिया गया। अब चूंकि बाय वर्च्यू ऑफ हस्बैंड, चूंकि दामाद, चूंकि वह उस लड़की का पति है, तो उसका भी आधा हिस्सा बेटी की संपत्ति में हो गया। और इसी लॉजिक को, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ एनबीएफसी कंपनियों ने और कुछ बैंकों ने दामाद को भी पार्टी बनाना शुरू कर दिया डेब्ट रिकवरी की प्रक्रिया में। अब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए,
सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डील करते हुए एक पायस ऑब्लिगेशन यानी धार्मिक कर्तव्य की बात करता है। पायस ऑब्लिगेशन, धार्मिक कर्तव्य। वह धार्मिक कर्तव्य का उत्तरदायित्व यूं तो पायस ऑब्लिगेशन के लीगल कॉन्सेप्ट में बेटों पर लागू होता है, लेकिन उसको बैंकों ने दामाद पर भी लागू करने की चेष्टा की। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं इस पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट, तो प्रिवी काउंसिल में साफ कहा गया है कि दामाद को ससुर की संपत्ति या कर्ज के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दिस इज प्री 2005, so they wanted to extend this argument कि now as he is sharing the bounty, he is sharing the property, so he should share the liability। अब सवाल ये है कि प्रिवी काउंसिल और पायस ऑब्लिगेशन के इस स्पष्ट सिद्धांत को समझने के बावजूद बैंक और एनबीएफसी ऐसा क्यों कर रहे थे? तो पहली बात, बैंकों ने यह जो 2005 का अमेंडमेंट आया उसकी व्याख्या ही गलत तरीके से कर ली और उन्होंने कहा या समझा कि अगर बेटी को संपत्ति में अधिकार है तो उसके पति को भी कर्ज चुकाने में शामिल किया जा सकता है। अब इस व्याख्या को आगे लेके चलते हैं तो यह समझ में आई बात, जब मैंने कुछ बैंकरों से बात किया तो वो कहते हैं दिस वोंट स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट व्हेन इट विल कम टू लीगल स्क्रूटनी। बट फिलहाल दबाव बनाने के लिए हम यह प्रक्रिया, यह स्ट्रेटजी, यह रणनीति अपनाते हैं और दामाद को नोटिस भेजते हैं। अब इससे क्या होता है कि कानूनी दबाव बने या न बने, लेकिन दामाद को नोटिस मिलते ही दूसरे परिवार में भी खलबली मच जाती है, हरकंप मच जाता है और सामाजिक दबाव काम करने लगता है और फिर दामाद और दामाद का परिवार अपने ससुराल पक्ष पर लोन के अदायगी के लिए दबाव बनाना शुरू करते हैं और इस तरह से बैंकों का काम आसान हो जाता है, रिकवरी आसान हो जाती है। यह रणनीति के तौर पर बैंकों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे बतौर वकील पूछेंगे तो यह गलत है। दामाद को ससुर के लोन के लिए तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर वह उसने गारंटी दी हो, कर्ज के लिए उसने डॉक्यूमेंट साइन किए हो, वह को बोरोअर हो। अगर ऐसा नहीं है तो बैंक द्वारा भेजी गई इस नोटिस को कानूनी रूप से अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा ही एक केस आंध्र प्रदेश में हुआ और यह केस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा और जहां बैंकों ने बेटी को पिता का कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार बताया, लेकिन पति को इससे अलग रखा। अब आंध्र प्रदेश की अदालत ने संविधान के सेक्शन 14 एंड सेक्शन 21 का हवाला देते हुए समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात की और बैंक के इस कृत्य को अमान्य या गैर कानूनी करार दिया और बेटी को भी पिता के लोन चुकाने की दायित्व से वंचित कर दिया, मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा मामला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्नलिखित कानूनी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला, ऐसी कोई नोटिस आती है और आप को बोरोवर नहीं है, आप गारंटर नहीं है ससुर के लोन में, तो आप मतलब दामाद और उनकी बेटी दोनों किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें, नोटिस को चुनौती दें, बैंक को कोर्ट में ले जाएं, साक्ष्य जुटाएं कि दामाद ने कर्ज के लिए कोई गारंटी नहीं दी है और
परिवार को भी समाएं, उस सामाजिक दबाव का सामना करें कि आपके ऊपर गलत कानूनी नोटिस आई है, न कि उस कानूनी दबाव में आप आ जाएं। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक भी है और इससे तभी लड़ा जा सकता है जब आप अपने अधिकारों को समझेंगे और गलत प्रथाओं के खिलाफ, गलत कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने एपिसोड के प्रारंभ में कहा कि इस विषय को बहुत विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी लॉज अनवील्ड में कवर किया है। आप किताब मंगाएं, इसको पढ़ें। इस किताब में इस विषय के अलावा ऐसे ही कई अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण और जटिल विषयों को बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में, आम आदमी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। आप इस किताब की चाहें तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं और प्रॉपर्टी लॉ के बारे में अपनी जानकारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने स्थानीय वकील से संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, यह सारा प्रयास सिर्फ कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए है और YouTube और मेरा यह चैनल सिर्फ यह जानकारी साझा करने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने सवाल जिसका जवाब बिल्कुल मुफ्त आपको दिया जाएगा, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं और इस बार फिर हर सवाल के जवाब देने का प्रयास करूंगा। याद रखें, कानून आपके खिलाफ नहीं है, कानून आपके साथ है। शर्त है आपको कानून के साथ होने में। अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक और रोचक, विवादास्पद कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।